नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। हेपेटाइटिस के बारे में अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस लीवर की इन्फ्लेमेशन है जिसमें ग्रीक टर्म हेपा और आइटिस जुड़ा हुआ है। हेपा मीन्स लीवर और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन ग्रीक। तो लीवर में जब डैमेज होता है या इन्फ्लेमेशन होता है किसी भी कारण से, उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस। और वायरल हेपेटाइटिस को याद करने का तरीका है जैसे कि 5 उंगलियां हैं, तो A, B, C, D और E, ये 5 मेन प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। इसके अलावा कई माइनर प्रकार के भी होते हैं। इन पूरे देश विदेश में ये 5 मेजर प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत कॉमनली देखा जाता है इन इंडिया एंड इन माय ओन रीजन इन सेंट्रल इंडिया, इन छत्तीसगढ़, इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसके अलावा हम देखते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। कई ऐसी ड्रग्स हैं जिससे हेपेटाइटिस होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस। और अगर कोई टीबी की दवाई खाए तो उसे हेपेटाइटिस हो सकता है। ऐसे ही कई और भी दवाइयां होती हैं जिनसे हेपेटाइटिस होता है, जिससे ओवरऑल ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस या ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कहा जाता है, विच इज कॉल्ड डीली इन शॉर्ट। उसके अलावा एक और प्रकार का हेपेटाइटिस है जो कम देखा जाता है, बट 10 में 1 को मान लीजिए ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की कंडीशन देखी जाती है हमारे एरियाज में। और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर अपने आप से लड़ाई करने लग जाता है। हमारी खुद की बॉडी अपने आप से लड़ाई करती है और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस में सबसे मेन डिस्कस करें तो हम वायरल हेपेटाइटिस क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हेपेटाइटिस के प्रकार क्या होते हैं, हम सबसे कॉमन प्रकार पे आते हैं जिसे वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है, जो वायरस जनित होता है। और वायरल हेपेटाइटिस क्या है, जैसा कि मैंने बताया, उंगलियां 5 होती है और 5 मेजर प्रकार के वायरसेस होते हैं, A, B, C, D और E। इसके अलावा कुछ माइनर वायरसेस भी होते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड एरा चल रहा है उसमें कोविड हेपेटाइटिस भी देखा गया है और हमने कई मरीजों को ट्रीट भी किया है, विच इज अगेन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। बट देखा जाए तो ओवरऑल जो वायरल हेपेटाइटिस है, जो मास है, जो चंक है, वो यही 5 वायरसेस होते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन होता है वो होता है A और E। और A और E जो होते हैं ये फूड एंड वाटर बॉर्न होते हैं, यानी कि खराब पानी या खराब खाना या अनकुक्ड फूड। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है वो है हेपेटाइटिस ए का, और हेपेटाइटिस ए का जो ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल है। इसका मतलब खराब पानी या खराब खाने से भी आ सकता है, बट जनरली इट इज खराब पानी या अनसैनिटाइज्ड एरियाज में जल्दी फैलता है, ओवर क्राउडेड एरियाज में जल्दी फैलता है। हॉस्टल्स में आपको देखने मिलेगा वाटर सोर्सेज इन्फेक्टेड हो जाते हैं एंड बच्चों के बच्चे पूरे हेपेटाइटिस से पीड़ित हो जाते हैं। सिमिलरली हेपेटाइटिस ई का देखा गया है, कुछ ऐसे शेल फिश होते हैं जो अनकुक्ड खा लिया जाए, कुछ ऐसी प्रॉन्स टाइप के कुछ शेल फिश होते हैं या क्रैब होता है जिन्हें आप खा ले तो कभी कभी अनकुक्ड फॉर्म में उससे वायरल हेपेटाइटिस ई हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस ई को देखा जाए तो खास करके अगर ये प्रेग्नेंट महिला में होता है तो वो सबसे खतरनाक होता है और उसमें जो मोर्टेलिटी होती है इट इज स्काई हाई। हेपेटाइटिस बी, सी और डी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्लड बॉर्न होते हैं, यानी कि ये खून से आता है, मैन टू मैन ट्रांसमिशन होगा इसका, वाटर बॉर्न नहीं होते हैं ये। और इनके बारे में कई मिथ्स हैं सोसाइटी में जिसे क्लियर करना चाहिए, जैसे कि ये किसिंग से नहीं फैलते हैं, ये ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं फैलते हैं, ये एक दूसरे का अगर प्लेट कोई दूसरा आदमी यूटेंसिल एक्सचेंज कर ले या दूसरे का प्लेट से खाना खा ले तो नहीं होता है। अगर किसी का हेपेटाइटिस बी संक्रमित आदमी का सलाइवा अगर दूसरे आदमी की कटी हुई त्वचा पे लग जाए, यानी कि वो उसे किस कर ले या वो किसी भी तरह से वो सलाइवा दूसरे आदमी की त्वचा जो कटी हुई है, जहां से हल्का सा खून भी रिसा हुआ है फ्रेश, अगर वहां पे लग जाए तो हेपेटाइटिस बी दूसरे आदमी को हो सकता है। अदरवाइज जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हेपेटाइटिस बी होने का वो मदर टू
बेबी है इन इंडिया। हेपेटाइटिस डी के बारे में देखा जाए तो ये जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन होता है, तो ये बहुत कम देखा जाता है। इसके बाद हम बात करें कि इसके रिस्क फैक्टर्स और क्या क्या हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, खराब हाइजीन फॉर ए एंड ई, फूड एंड वाटर बॉर्न और ब्लड बॉर्न इन हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से ज़्यादा ये खराब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। जो अनचेक्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं हमारे सोसाइटी में उससे होता है, और ज़्यादा करके ये रेजर्स, जो अनस्टेरलाइज्ड रेजर्स हैं या किसी भी जगह पे अनस्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि कई लोग इंजेक्शंस भी लगाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। गांव खेड़े में किसी ने अगर अनस्टेरलाइज्ड नॉन डिस्पोजेबल सिरिंज वो यूज़ करते जा रहे हैं, उससे भी होता है। कई लोग शरीर में गुदना गुदवाते हैं या टैटू करवाते हैं। अनस्टेराइल नीडल से अगर टैटू भी कराया जाए तो हमने वैसे भी केसेस देखे हैं ऑफ हेपेटाइटिस बी हैपनिंग लेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अकल्ट हेपेटाइटिस। इसके अलावा हेपेटाइटिस के और क्या कारण होते हैं, तो सेकेंड मोस्ट कॉमन इज अल्कोहल, क्योंकि ये बहुत ही डेडली बीमारी है। और अगर तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं ऐसे ही ओबेसिटी, ऐसे कई लोग हैं जो पहले से ओबीज हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है या 30 से ऊपर वाले तो अगर ले रहे हैं, जिनको पेट निकला हुआ है, विसरल ओबेसिटी है, और वो अगर अल्कोहल लिए जा रहे हैं तो उन लोगों का BMI 25 से ज़्यादा है और उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। उसके ऊपर से वो अगर अल्कोहल लेते हैं तो ये दोनों डैमेज करता है, और उसे आजकल पहले उसे नैश प्लस ऐश ऐसा एंटिटी कहा जाता था, अब उसे कंबाइंड स्टेटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। और ये काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो जिन लोगों को भी पहले से फैटी लीवर है, जो डायबिटिक्स हैं, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं, जो प्री हाइपरटेंसिव हैं, जो मोटे हैं, दे आर एट वेरी हाई रिस्क फॉर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और अगर वैसे लोग अगर एडमिट होते हैं तो उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड हमें इसलिए ये सब समझ लेना चाहिए। लीवर अगर ख़राब हो जाए तो सबसे पहले जो आदमी को दिक्कत आती है उसकी भूख कम हो जाती है, और सबसे पहले जो लीवर रिकवर होता है उसकी भूख नॉर्मल हो जाती है। तो किसी भी आदमी को अगर वो अल्कोहल ले रहे हैं या किसी भी रीज़न से वायरल हेपेटाइटिस, उनमें हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हुआ है और उनकी भूख कम हो जाती है, तो लीवर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप तुरंत अगेन डॉक्टर को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, बिलीरुबिन देखें, OTPT देखें, अल्कलाइन फॉस्फेटेस देखें, INR का टेस्ट कराएं। वैसे ही अगर बॉडी को भूख नहीं लगती, उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम आता है, आदमी को वीकनेस हो जाती है। उसके बाद आदमी बोलता है कि 4 बजे तक काम कर लिया, अब उसके बाद काम नहीं हो रहा है, मसल जवाब दे जा रहे हैं। सो देन थर्ड सिम्टम इज फटीग, और अगर आप पीछे देखें तो फटीग, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, और उसके साथ नॉजिया, ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, जो हम डे टू डे एक्टिविटी में देखते हैं कि फटीग हो गया या थोड़ा सा उल्टी जैसा लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो हम सोचते हैं कि बहुत नॉर्मल है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको रेगुलर अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद आ रहे हैं या आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को, नियरेस्ट हिपैटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होता है, राइट साइड में दर्द होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी कि फीवर टाइप के सिम्टम्स आते हैं, रात में थोड़ी सी फीवरिश फीलिंग होती है। उसके बाद ऑब्वियसली जब 3 के ऊपर बिलिरुबिन चढ़ जाता है, जब पारा ऊपर चढ़ जाता है, तो पहले जॉन्डिस दिखता है और यूरिन येलोइश हो जाती है। इसके अलावा कुछ माइनर सिम्टम्स हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होती है कुछ लोगों को जॉइंट में पेन्स होते हैं, बट दीज आर ऑल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख कम लगना, थोड़ा उल्टी जैसा लगना, मितली जैसा लगना, और 4-5 बजे के बाद अगर आपकी मसल्स जवाब दे रही हैं और आपको फैटी लीवर है या लीवर फंक्शन टेस्ट ऑल्टर्ड हैं आपके, तो आप प्लीज़ उसकी चेकअप कराएं, क्योंकि दैट कैन बी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कैसे डायग्नोस किया जाता है?
हेपेटाइटिस इज डायग्नोज्ड बाय टेकिंग प्रॉपर हिस्ट्री, और इसलिए मैं हर एक मरीज की कम से कम 30 से 45 मिनट की हिस्ट्री लेता हूँ। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर हेपेटाइटिस? तो हेपेटाइटिस ए और ई, हम वापस 5 उंगलियों पे आते हैं। तो ए और ई जो कि फूड एंड वाटर बॉर्न होते थे, दे आर जनरली सेल्फ लिमिटिंग। उसमें सिर्फ मरीज को काउंसिल करना पड़ता है, रीएश्योर करना पड़ता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की कई दवाइयां अवेलेबल हैं मार्केट में। हेपेटाइटिस सी के बारे में देखा जाए तो इज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ इरेडिकेशन। एंड हम बात करें अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की, तो इसका ट्रीटमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्विटिंग ड्रिंकिंग। बट ये बोलना बहुत इजी है, छोड़ना बिल्कुल भी इजी नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पेशेंट्स जो कि तुरंत अल्कोहल छोड़ना इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। अल्कोहल छोड़ने का एक तरीका होता है, उसे स्टेप बाय स्टेप उसकी डोज रिडक्शन की जाती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इज ओवरऑल ओनली सपोर्टिव मैनेजमेंट, उसमें कई लिवर प्रोटेक्टिव ड्रग्स दी जाती हैं और उसी से वो मैनेज होता है। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। तो उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशनल मेजरमेंट करनी चाहिए, उनकी मिड आर्म सरकमफरेंस, मिड थाई सरकमफरेंस, उनकी हैंड ग्रिप स्टिफनेस हम मेजर करते हैं हमारे यहाँ पे, और उसके बाद उनकी स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट करते हैं ताकि उनका जितना भी मसल लॉस हुआ है पहले, क्योंकि जब उनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है तो वो बड़े माल नरिश्ड रहते हैं, दिखते वो हट्टे कट्टे हैं, बट अंदर से उनकी मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर एकदम गई हुई होती है। तो हमको प्रॉपर प्रोटीन इंटेक उनका धीरे धीरे बढ़ाना होता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो कि वापस हम यहाँ आ जाते हैं, इसमें साफ खाना, साफ पानी, उबला हुआ पानी पिए, और रोड साइड आप कुछ भी अवॉइड करें खाना पीना। और अगर आप कहीं खाते भी हैं तो कहीं ऐसी जगह पे आप बॉटल बंद पानी आप खरीद लें, क्योंकि जनरली वो पानी से ही फैलता है। और बॉइल्ड वाटर तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा अंडर कुक्ड अगर आप खाना खा रहे हैं, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो उससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी से इंडिया में बहुत मौतें होती हैं, आप खोल के गूगल में स्टैटिस्टिक्स खुद ही पढ़ लें, आई विल नॉट गो इनटू इट। हेपेटाइटिस डी होगा ही नहीं अगर हेपेटाइटिस बी ना हो, और अगर हेपेटाइटिस सी होता है सो वी हैव लॉट ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट इट। डू नॉट शेयर योर नीडल्स और रेजर्स विथ एनीवन। आप कहीं भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बाल कटाते हैं, या कुछ ऐसे युवा हैं आजकल जो कि नीडल्स शेयर करते हैं, हु हैव गॉन इनटू द बैड हैबिट ऑफ ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, इनके लीवर खराब होने के बहुत चांसेस हैं, एंड दे शुड बी इम्यूनाइज्ड, should be tested for any liver disease on sonography, and should be vaccinated at least for hepatitis B। ये सारे युवा जो ये सब गलत काम कर रहे हैं। अगर आप किसी का टूथब्रश शेयर करते हैं उससे भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके दांत में, मसूड़ों में कहीं से ब्लड रिस रहा है और किसी को हेपेटाइटिस बी है तो that can cause hepatitis B। so don't share anyone's toothbrush। of course किसी स्पिल्ड ब्लड पे टच ना करें डायरेक्टली, हमेशा ग्लव्स पहन के करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स से बहुत कम मात्रा में देखा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज अ वेरी सेफ हैबिट टू प्रैक्टिस सेफ सेक्स। और इंडिया में तो सेक्सुअल एजुकेशन है ही नहीं हमारे युवाओं में। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी प्रिवेंट किया जाता है आराम से। सबसे पहले तो आप अल्कोहल ना लें। इसके अलावा अगर हम डाइट पे बात करें तो आजकल के बच्चे, कई लोग पिज़्ज़ा, पास्ता, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स के शुगर्स, अंडर कुक्ड फूड, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, फाइबर नहीं खा रहे हैं। तो आप फाइबर को बढ़ाएं, अनहेल्दी चीज़ें कम करें, हेल्दी चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स और अच्छा फाइबर्स, सब्जियां वगैरह खाएं। हेल्दी प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है बॉडी को। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट अवॉइड करें, आप वाइट मीट लें, आप एग वाइट लें। जनरली आदमी 2 से 3 अंडों का वाइट आराम से ले सकता है, जो कि गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, वो सब कुछ है। सो इवन 1 एग वाइट अ डे इज़ इनफ। अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर पाते हैं तो एक अंडे का सफ़ेद भी अगर आप ले लेते हैं दिन में तो वो बहुत है। आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें और कंसिस्टेंटली करें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन करें,
उससे आपकी लीवर की फैट बर्न हो जाती है। और एक्सरसाइज करने का भी तरीका होता है, सिर्फ आपको कोई डॉक्टर बोल देते हैं कि आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले, चल ले, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको जिस समय पे एक्सरसाइज करने के बाद पसीना आता है उससे आधा घंटा और एक्सरसाइज करना है, तब आपकी लीवर की फैट बर्न होती है। लीवर की फैट अगर किसी को है, फैटी लीवर, और अगर आपको पसीना आ जाता है 15 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद, तो आप 45 मिनट एक्सरसाइज करें और हफ्ते में कम से कम 5 दिन करें, 2 दिन का गैप ले सकते हैं। आप एक्सेस टॉक्सिन्स और जितनी भी ये जो भी आजकल की तो सारी सब्जियों में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन्स और ये सब होते हैं, तो आप सब्जियों को अच्छे से धो लें। आजकल कई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को सब्जियों से हटाया जा सकता है, तो आप वो सारे क्लीनिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में ये हार्मफुल केमिकल्स ना आए। क्योंकि इंडिया में तो प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट की जो रेशियो है उसमें ये सारा कुछ होता ही रहेगा, तो इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। इससे बचने का ये तरीका है कि आप खुद ही सेफ हो जाएं। तो आप जो भी खा रहे हैं आप उसे धो के खाएं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें। और ऑब्वियसली कोविड के बाद बहुत कोविड हेपेटाइटिस भी देखा गया है, तो कोविड रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करें, मास्क लगाएं खुले प्लेसेस में, क्राउडेड प्लेसेस में। इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा। शुभ रात्रि, शब बखैर, जय हिंद।